Hello, students. We are doing the 13th chapter, that is Organisms and Population. Dear students, in our previous lecture, we studied about what are the various levels of ecological hierarchy. And there we studied कि सबसे छोटा level जो है ecological hierarchy का, that is an organism. Group of organisms of same species, they have formed population. Populations of different species, they have formed a biotic community. और जो बायोटिक कम्युनिटी है that is in association with the various abiotic factors of the environment, it becomes an ecosystem. Very large ecosystem, they are known as biomes. और जब हम वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम्स को कलेक्ट कर दें then it becomes a biosphere. So students, today we are going to discuss what are the various abiotic and biotic factors of the environment. इकोलॉजी में पता है कि इकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विद इट्स एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं. और अगर हम ये देखें कि इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो एक सेल्फ सस्टेन यूनिट है एंड इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. तो अगर क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट के एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर आए या फिर क्वेश्चन जो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर आए, देन यू विल हैव टू गिव द सेम आंसर. So today we are going to discuss what are the various components of an ecosystem or what are the various abiotic and biotic factors of the environment. Now students, ecosystem जो है that includes abiotic and biotic factors. abiotic के अंदर living parts आ गए ecosystem के और abiotic factors के अंदर non living parts आ गए एक ecosystem के. नाउ स्टूडेंट्स, जो एबायोटिक है जिसमें नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं, लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट है इन दी सॉइल, वाटर हो गया, सोलर एनर्जी आ गई. तो ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड और विच आर प्रेजेंट इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर प्रेजेंट आइदर इन वाटर और दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, दे आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एबायोटिक फैक्टर्स अगर देखा जाए तो एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर्स भी एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये पॉपुलेशन को एक्सेसिवली मल्टीप्लाई करने से रोकेंगे. एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं ये दो टाइप्स के हैं, एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और दूसरे एडाफिक फैक्टर्स हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेन आ गया, टेम्परेचर आ गया, विंड आ गया, लाइट एनर्जी आ गई. और एडाफिक फैक्टर्स में सॉइल है, पीएच है, टोपोग्राफी है, मिनरल्स हैं. दीज थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन द वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, जो पहला एबायोटिक फैक्टर जो हम स्टडी करने लगे हैं दैट इज़ द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर की डेफिनेशन तुमसे पूछी जाए तो दैट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस and coldness. ठीक है, so degree of hotness and coldness of an object, that is known as what? Temperature. और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ऑर्गेनिजम्स के और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ एक्चुअली गवर्नड बाय द टेम्परेचर. ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ठंड वाले इलाकों में अकर करते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो गर्मियों वाले इलाकों में अकर कर रहे हैं. तो ये जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ एक्चुअली गवर्नड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर वी ऑल नो कि वो अफेक्ट कर रहा है दी काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स, बिकॉज वी ऑल नो कि ये जो एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और ये एंजाइम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली ये एंजाइम्स अफेक्ट होते हैं जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे. तो एंजाइम्स जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं और एंजाइम्स जो हैं दे आर इन टर्न रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर. सो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स की काइनेटिक्स को, हमारा बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है और दूसरे फिजियोलॉजिकल जो एक्शंस हैं विच आर परफॉर्म्ड इन अवर बॉडी, उसको कंट्रोल कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको दो कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया है. एक होता है यूराइथर्मल, एक होता है स्टीनोथर्मल. This is very important definition, students. You must know the definition of eurythermal animals and stenothermal animals.
यूराई का मतलब होता है कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, मतलब फ्यू हैं जो कि वाइड, जो मतलब बहुत गर्मी में भी अक्कर कर रहे हैं, बहुत ठंड में भी अक्कर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, दे कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस. So these are eurythermal animals and very few animals they are eurythermal. स्टीनो का मतलब होता है नैरो, जो कि वो एनिमल्स जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर स्टेनोथर्मल एनिमल्स. और मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो उनका जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है दैट इज़ वेरी नैरो. So they can tolerate narrow range of temperature and such animals they are known as stenothermal animals. दूसरे टाइप है स्टूडेंट्स जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की, दैट इज एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. हम इसको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखो ये स्टूडेंट्स ग्राफिकली ये इसे एक्सप्लेन किया गया है. देखो स्टेनोथर्मल जो एनिमल्स हैं उनका जो टॉलरेंस है, ठीक है, टू दी टेम्परेचर दैट इज वेरी नैरो, सो दे हैव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. जबकि जो यूराईथर्मल एनिमल्स हैं उनका जो टॉलरेंस लेवल है, रेंज है, दैट इज़ वेरी वाइड, बिकॉज ये वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं. ये बहुत लो टेम्परेचर में भी अकर कर रहे हैं, ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी अकर करते हैं. सो दे आर यूराईथर्मल and stenothermal, they can tolerate very narrow range of temperature. नाउ स्टूडेंट्स दूसरी क्लासिफिकेशन अभी तुम्हें बताए कि एक होते हैं पोइकिलोथर्मल्स, दूसरे होते हैं होम्योथर्मल्स. पोइकिलोथर्मल्स जिसको हम एक्टोथर्म्स भी कहते हैं और होम्योथर्म्स जो हैं उनको हम एंडोथर्मल्स भी कहते हैं. तो ये क्या है? पोइकिलोथर्मल्स वो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स विच दे आर विदाउट कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, जिनका बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट चेंज करता है. तो इनको ठंड में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि इनका ब्लड जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा. इनको गर्मियों में भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि इनका ब्लड का जो टेम्परेचर है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए दे आइदर गो फॉर विंटर स्लीप और दे गो फॉर समर स्लीप. विंटर स्लीप जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन. सो दे गो फॉर हाइबरनेशन और दे गो फॉर समर स्लीप विच इज नोन एज एस्टिवेशन. सो इसमें क्या आ गए? इन्वर्टिब्रेट्स, फिशेज, फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स, ये सभी क्या है? पोइकिलोथर्मल्स हैं. दीज आर एक्टोथर्म्स. एक्टोथर्म्स मतलब कि अपनी बॉडी की जो हीट है उसको लॉस कर रहे हैं, ठीक है. सो एक्टोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होती हैं, तो ये अपनी बॉडी की हीट को रिलीज कर रहे हैं. दे आर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरनमेंट, उसको कंजर्व करके नहीं रखते. इसीलिए इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं है. दूसरे जो कैटेगरीज है एनिमल्स की स्टूडेंट्स वो है होम्योथर्मल्स. होम्यो का मतलब सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. चाहे बाहर जितना मर्जी चेंज क्यों ना आ जाए, इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा जो है वो सेम रहेगा. जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाए, चाहे सर्दियों में टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में चला जाए, बट अवर बॉडी टेम्परेचर इट रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस बिकॉज we are homeotherms, because we are endothermals, because हम अपनी जो इंटरनल हीट एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखते हैं, उसे लॉस नहीं करते टू द एनवायरनमेंट. सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एनिमल्स की कैटेगरीज हमने दो पढ़ी. एक हमने यूराईथर्मल्स और स्टेनोथर्मल पढ़े, दूसरे हैं पोइकिलोथर्मल्स एंड होम्योथर्मल्स. नाउ स्टूडेंट्स, सो टेम्परेचर जो है एक मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. टेम्परेचर हम देखते हैं कि लैंड पे वो वेरीज करता है सीजनली. अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. और अगर हम प्लेन एरिया से माउंटेनियस टॉप्स पे जाएं देन अगेन द टेम्परेचर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. सो टेम्परेचर का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स टू greater than 50 डिग्री सेल्सियस इन दी ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया. सो टेम्परेचर जो है वो सब जीरो लेवल्स पे भी अकर कर रहा है. टेम्परेचर जो है इट इज़ अकरिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो.
एवरेज टेम्परेचर जो थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में है वो इवन 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो अभी बताया कि जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोरा की, फौना की, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो कई प्लांट्स और कई एनिमल्स जो हैं वो ऐसे एरियाज में अकर करते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, दे कैन नॉट अकर इन अदर ज्योग्राफिकल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल जो मैंगो ट्रीज़ हैं ये टेम्परेट कंट्रीज़ में नहीं ग्रो करती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देर इज़ नो स्नो लेपर्ड इन द केरला फॉरेस्ट। टूना फिश जो है दैट इज़ रेयर बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स की जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्लांट्स की जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि अपने अंदर, बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना के रखना irrespective of the changes in the environment. So the process by which the organism maintain constant internal environment with respect to outside environment. बाहर जितना मर्जी चेंज क्यों ना आ जाए, बट हमारा अंदर का जो एनवायरमेंट है, हमारा इंटरनल जो बॉडी एनवायरमेंट है, दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इसका स्टूडेंट सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन। अभी मैंने बताया कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है इट ऑलवेज रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर जितना मर्जी चेंज क्यों ना आ जाए, बाहर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए या इट रीचेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, बट आवर बॉडी टेम्परेचर इट रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस कि हमने अपना इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस बना के रखा है बिसाइड्स चेंजेस कमिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस रूल्स और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स के बारे में तुमने स्टडी करना है। सबसे पहला रूल्स है स्टूडेंट्स बर्गमन रूल। बर्गमन रूल क्या कहता है? बर्गमन रूल ये कहता है कि बर्ड्स और मैमल्स दे अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन्स एंड लेसर इन दी वार्मर रीजन्स। कि बर्ड्स और मैमल्स जो कि कोल्डर रीजन्स में अकर करते हैं उनका बॉडी साइज काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज जो कि वार्मर रीजन्स में अकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे पोलर बियर्स जो है उनका साइज काफ़ी ज़्यादा है देन दी ब्लैक बियर्स विच अकर इन दी टेम्परेट एरिया। अब क्या रीज़न है क्यों जो ठंड वाले इलाकों में जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी साइज ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है बिकॉज दे हैव क्योंकि जो ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में जो एनिमल्स अकर कर रहे हैं उनका साइज इसलिए ज़्यादा है सो दैट दे हैव लेस सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। उनका सरफेस एरिया पर यूनिट वेट की बात की जा रही है, बिकॉज अगर उनका साइज ज़्यादा है तो उनका वेट भी ज़्यादा होगा, पर उनका जो सरफेस एरिया है पर यूनिट वेट वो घट जाता है ताकि वो कम हीट लॉस कर सके टू दी एनवायरनमेंट, ताकि वो अपनी बॉडी के हीट को कंजर्व करके रख सके। इसीलिए जो बर्ड्स और मैमल्स कोल्डर रीजन्स में अकर करते हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बर्ड्स एंड मैमल्स विच आर अकरिंग इन दी वार्मर रीजन्स। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरा रूल क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक रूल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक रूल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा रूल है स्टूडेंट्स एलेंस रूल। एलेंस रूल ये क्या कहता है कि एनिमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में अकर करते हैं दे यूजुअली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। Why they are having shorter ears and limbs? So as to minimize the heat loss, because इन parts के through students हमारी body heat loss होती है। तो इनके ये जो parts हैं ये काफ़ी छोटे हैं ताकि body के heat जो है वो कम loss हो सके, because ये colder areas में अकर करते हैं, इनको अपनी body heat को conserve करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो कोल्डर क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स अकर कर रहे हैं उनके अंदर जो लिम्स और ईयर्स हैं दे आर ऑफ शॉर्टर साइज। थर्ड रूल, जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल ये कहता है कि फिशेज विच आर अकरिंग इन कोल्ड वाटर्स दे हैव मोर वर्टिब्री देन दोज विच आर अकरिंग इन दी वार्मर वाटर। सो जॉर्डन रूल दैट इज रिलेटेड टू दी फिशेस, कि फिशेस जो कोल्डर वाटर में अकर करती हैं उनके अंदर वर्टिब्री का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दोज विच आर फाउंड इन दी वार्मर वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल है ग्लॉजस रूल। ग्लॉजस रूल ये क्या कहता है कि एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन दे आर मोर डार्कर इन कलर
and they are heavily pigmented that those in the arctic regions. arctic regions students ठंड वाले इलाके हैं. यूजुअली हम देखते हैं कि जो एनिमल्स आर्कटिक रीजन्स में अकर कर रहे हैं उनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है दैट इज़ वेरी फेयर. जो ट्रॉपिकल रीजन्स में अकर करते हैं, जैसे हमारा इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स अकर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जो कलर है वो डार्कर है और वो बहुत ज़्यादा क्या है, पिगमेंटेड है. तो जो एनिमल्स ट्रॉपिकल एरियाज में अकर कर रहे हैं दे आर हैविली पिगमेंटेड, और जो आर्कटिक रीजन्स में है, ठंड वाले इलाकों में है, उनका पिगमेंटेशन जो है दैट इज़ वेरी लाइट. नेक्स्ट लास्ट रूल है स्टूडेंट्स रेंच रूल. रेंच रूल ये कहता है कि बर्ड्स ऑफ कोल्डर रीजन्स दे हैव नैरो विंग्स so that they can lose less heat energy than those which are found in the warmer regions. So students, we have studied about 5 rules, and all of these 5 rules they are very very important. हर एक रूल जो है वो किसी ना किसी कैटेगरी ऑफ एनिमल के साथ रिलेटेड है विथ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक. तो तुम्हें हर एक रूल के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस जो है वो भी लेक्स में देखी गई है. सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है पानी की उसको हम एपिलिम्नियन कहते हैं, और ये जो लेयर होती है दैट इज एक्सपोज टू दी सोलर रेडिएशन. दूसरी जो मिडिल लेयर होती है उसको हम मेटालिम्नियन कहते हैं. ये ट्रांजिशनल जोन होती है बिटवीन द एपी एंड द हाइपोलिम्नियन. यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस देखे गए हैं. जो मोस्टली चेंज आ रहा है टेम्परेचर का दैट इज इन द मिडिल वन. और जो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ दी हाइपोलिम्नियन, ये बेसल रीजन है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो पानी का हमेशा लोअर ही रहता है. इट इज़ अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स, बिकॉज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है दैट अकर्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ द लाइट. हमें पता है कि जो सन जो है दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर द लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द अर्थ. डीप इन दी ओशंस में अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट बहुत ही डार्क है एंड देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम दी सन. ठीक है, सो डीप इन दी ओशंस देयर इज नो लाइट एनर्जी. द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. हमें पता है कि सूरज से 3 टाइप की रेडिएशंस आती हैं. एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है. जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनका हीटिंग अफेक्ट होता है. विजिबल लाइट जो है वो विजिबिलिटी हमें दे रही है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं दीज आर वेरी हार्मफुल. तो यूजुअली जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोन लेयर है which is present in the stratosphere, ये UV radiations को reflect back कर देती है so that it doesn't reaches up to the earth. Now plants need sunlight for the photosynthesis. We all know that light is very very important for the process of photosynthesis because जो primary reactions perform हो रहा है by the plants, ठीक है, वो actually जो ये chemical energy synthesize हो रही है in the food molecules that is actually the light energy. ठीक है, लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने कन्वर्ट किया है इनटू दी केमिकल एनर्जी. सो अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का दैट इज दी सन. So sunlight that is very very important for the process of photosynthesis. अब जो small forest plants हैं students, herbs हैं, shrubs हैं, they are adapted to photosynthesize optimally under very low light because they are overshadowed by the tall canopied trees. तो अगर हम देखें कि जैसे फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है बहुत वाइड होती है, तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये तो प्लांट्स टॉल हैं, कई प्लांट्स बहुत शॉर्ट हैं जो कि इन टॉल प्लांट्स की अंडर कैनोपी ग्रो कर रहे हैं. तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो जो है ऑप्टिमम होता है बिकॉज दे आर गेटिंग वेरी लो लाइट इंटेंसिटी. ठीक है, तो उन्होंने उसी तरीके से अपने आप को जो है वो एडजस्ट या अडाप्ट करके रखा हुआ है. अब फोटो पीरियड, फोटो लाइट की जो ड्यूरेशन है, अब लाइट के क्या क्या पैरामीटर्स जो है स्टूडेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स को. एक तो लाइट की क्वालिटी कैसी है, दूसरी लाइट की क्वांटिटी कितनी है, और तीसरा है लाइट की इंटेंसिटी. सो ये 3 चीज़ें जो है लाइट की वो अफेक्ट करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स को. अब लाइट की जो ड्यूरेशन है वो फ्लावरिंग को भी अफेक्ट करती है एंड दिस इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म. कई एनिमल्स जो हैं दे यूज़ द डायोर्नल और सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड फॉर टाइमिंग
देयर फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव, और ये जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ लाइट. So plants, they need sunlight for the process of photosynthesis. Small जो forest plants हैं like herbs and shrubs हैं, they are adapted to photosynthesize optimally under very low light because they are overshadowed by the tall canopy trees, और इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स शायोफाइट्स. तो वो प्लांट्स जो कि शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं, जो ब्राइट लाइट में ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं. ठीक है. और जो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं अंडर द शेडो ऑफ और अंडर द कैनोपी ऑफ टॉल ट्रीज, जो शेड एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, उनको हम शायोफाइट्स कहते हैं. इनके अंदर फोटोसिंथेटिक रेट लो होता है. और हेलियोफाइट्स जो ब्राइट लाइट में ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक रेट जो है दैट इज़ वेरी हाई. सो ये लाइट था स्टूडेंट्स, लाइट का अफेक्ट है. अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये दिखाई गई है द जोन्स इन द लेक. ठीक है, लेक में जो डिफरेंट जोन्स होती हैं. सो कौन कौन सी डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट है? एक होती है लिटोरल जोन, एक होती है लिम्नाटिक जोन. जो लिटोरल जोन होती है स्टूडेंट्स, वो ये दिखाई गई है. दिस इज द लिटोरल जोन. सो ये शेलो जो है कोस्टल जोन होती है, किनारे वाली जोन. यहाँ पे लाइट जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट करती है, तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दे आर एट मैक्सिमम. ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है. जो लिम्नाटिक जोन होती है स्टूडेंट्स, वो ओपन वाटर जोन होती है. ये जो ओपन वाटर जोन दिखाई गई है, दिस इज़ द लिम्नाटिक जोन, और इसको हम फोटिक जोन भी कहते हैं. जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट्स लिम्नाटिक जोन का, वहाँ पे तो लाइट नीचे तक पूरी मैक्सिमम पेनिट्रेट करती है. और जो लोअर जोन होती है लिम्नाटिक की, वहाँ पे लाइट थोड़ी कम पेनिट्रेट करती है, तो हम उसको डिस्फोटिक जोन कहते हैं. तो लिम्नाटिक की भी जो अपर वाली है वो यूफोटिक है, नीचे वाले डिस्फोटिक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स प्रोफंडल जोन आ जाता है. प्रोफंडल जोन जो है वो लिम्नाटिक जोन के नीचे होता है. ठीक है, सो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द लिम्नाटिक जोन. यहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती है, तो यहाँ पे प्लांट्स अकर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स अकर करते हैं. तो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? सिर्फ लिम्नाटिक और जो लिटोरल जोन है यहाँ पे अकर कर रहे हैं प्लांट्स. और नीचे जो बॉटम है, ठीक है, लेक का, दैट इज जो बॉटम पार्ट है वाटर बॉडी का, दैट इज नोन एज बेंथिक जोन. यहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या दूसरे बेंथिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अकर करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन्स जो कि प्रेजेंट हैं. सो लिटोरल जोन जो है वो किनारे वाली होती है, शेलो एरियाज में लिटोरल जोन है. लिम्नाटिक जो है वो ओपन में होती है. लिम्नाटिक में लाइट जो है वो फुली पेनिट्रेट कर रही है, यहाँ पे प्लांट्स अकर करते हैं, एनिमल्स अकर करते हैं. प्रोफंडल जो एरिया होती है यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो यहाँ पे प्लांट्स जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, ओनली एनिमल्स आर प्रेजेंट. और जो बॉटम जोन है दैट इज द बेंथिक जोन. नेक्स्ट जो फैक्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज़ दी वाटर. इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन वाटर. ठीक है, फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स केमिकल कंपोजिशन क्या है पानी की, पीएच क्या है, सैलिनिटी कितनी है, सॉल्ट कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना है पानी का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसे हमने यूराई थर्मल और स्टेनोथर्मल किया था, तो यूराई का मतलब होता है वाइट. तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, वो यूराई हेलाइन है. स्टेनो मीन्स नैरो, हेलाइन्स मीन सैलिनिटी. वो एनिमल्स जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो हैं स्टेनो हेलाइन. ठीक है, सो यूराई हेलाइन, हेलाइन यहाँ पे सैलिनिटी के साथ एसोसिएटेड है, यूराई मीन्स वाइड. तो वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूराई हेलाइन है. और स्टेनोहेलाइन वो हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर यूराई थर्मल, व्हाट आर स्टेनोथर्मल, व्हाट आर यूराई हेलाइन एंड व्हाट आर स्टेनोहेलाइन एनिमल्स. सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेजर्ट एनिमल्स. दे हैव स्पेशल अडाप्टेशंस टू द लिमिटिंग फैक्टर्स. स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर्स में सभी एबायोटिक फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अडाप्टेशंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स अडाप्टेड हैं टू द एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लांट्स की वो डिपेंडेंट है ऑन दी वाटर.
अब जो प्लांट्स हैं दे आर प्लेस्ड इन 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वाटर नीड्स. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? दे ग्रो वेयर वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली. मीजोफाइट्स वो है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इंटरमिटेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल क्लोवर या लिलिक. और जीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर हमेशा स्केर्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. यूजुअली जो कैक्टस प्लांट्स हैं दे अकर इन जो डेजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स अकर करते हैं दे आर दी जीरोफाइट्स, बिकॉज वहाँ पे पानी मोस्टली जो है वो स्केर्स है, दैट इज प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी. नेक्स्ट स्टूडेंट जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द सॉइल. नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल ये डिपेंड्स करती हैं क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर. अब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन कैसी हुई है? बाय द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स. अब ब्रेकिंग जो है रॉक्स की स्टूडेंट्स वो फिजिकल मीन्स के थ्रू भी हुई है, वो केमिकल मीन्स के थ्रू भी हुई है, वो बायोलॉजिकल मीन्स के थ्रू भी हुई है. फॉर एग्जाम्पल जो सॉइल की फॉर्मेशन है उसमें लाइकन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइकन्स और जो मॉसेस हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. तो ये जो प्रोसेस होता है सॉइल की फॉर्मेशन का, दिस इज नोन एज पीडोजेनेसिस. और पीडोजेनी इज द स्टडी ऑफ सॉइल. Pedogeny is the study of soil and pedogenesis means the process of formation of soil. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो डिटरमाइन करती हैं कि किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. The characteristics of the bottom sediments of the aquatic environment, they determine the type of benthic animals that can live there. ठीक है, तो बेंथिक एनवायरनमेंट क्या था? बॉटम था वाटर बॉडी का. तो बॉटम में सेडिमेंट्स कैसे हैं, किसी एक्वाटिक एनवायरनमेंट के बॉटम में सेडिमेंट्स कैसे हैं, वो डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ पे बॉटम में किस तरीके एनिमल्स जो हैं वो अकर करेंगे. बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे अकर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ नो लाइट इन दी बेंथिक एनवायरनमेंट. नाउ स्टूडेंट सॉइल फैक्टर्स में सॉइल जो है वो वेरी सूटेबल है टू लाइफ फॉर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर स्पेशली abundant in the soil which are rich in the organic waste. The dominance of the microorganism in a certain area is determined by the environmental conditions. नाउ स्टूडेंट सॉइल के भी कौन कौन से फैक्टर्स, सॉइल के अंदर वाटर कितना है, सॉइल के अंदर एयर कंटेंट कितना है, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. मतलब सॉइल के अंदर पानी के साथ साथ एयर कंटेंट का होना भी ज़रूरी है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो रेशियो ऑफ ऑल दीज 4 ग्रुप्स इन दी सॉइल दे आर एज फॉलोज. मिनरल्स जो हैं 45% कंपोजिशन है सॉइल की, 25% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, 25% जो है वो एयर है और जो रेस्ट 25% रह गया दैट इज़ दी वाटर which is present in the soil. सो सॉइल के अंदर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक मैटर है प्रेजेंट इन दी सॉइल उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. सो डेड ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी सॉइल दैट इज नोन एज ह्यूमस. और ये कैसे बना है? ये एनिमल्स और जो प्लांट रिमेन्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन से तैयार हुआ है. अब फ्रेशली फॉलन प्लांट या एनिमल मटेरियल जैसे पत्तियां गिरी हुई हैं तो फ्रेशली फॉलन जो लीव्स हैं दैट इज नोन एज डेट्राइटस कहेंगे, उसको हम लिटर कहेंगे. जब वो हल्का सा पार्शियली डिकम्पोज हो गया है या हाफ डिकम्पोज हो गया है तो अब हम उसको क्या कहेंगे? डफ कहेंगे. जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, देन इट विल बिकम व्हाट? ह्यूमस. तो फ्रेशली फॉलन लीव्स लिटर है, जब वो पार्शियली डिकम्पोज हुई हैं तो वो डफ है, जब वो फुली डिकम्पोज हो गई हैं देन दे बिकम्स व्हाट? ह्यूमस. सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं. हमें पता है कि ये जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और माइक्रोब्स आ गए, ठीक है, डीकम्पोजर्स आ गए.
तो ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम है या फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, केवल प्लांट्स ही फूड सिंथेसाइज करते हैं. वी कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस प्लांट्स. ठीक है. सो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. प्लस ये जो बायोटिक फैक्टर्स हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं. So made up of biological components consist of living and dead plants, animals and microorganisms. तो मेजर जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट्स, जिसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ये सेल्फ फीडर्स हैं, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. एंड दे आर द सोर्स ऑफ ऑल फूड इन द इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के अंदर जो सोर्स है फूड का, दैट इज एक्चुअली दीज प्लांट्स. ऑन लैंड मोस्ट प्रोड्यूसर्स क्या हैं? द ग्रीन प्लांट्स हैं. फ्रेश वाटर या मेरीन इकोसिस्टम में देखें तो वहाँ पे एल्गी एंड प्लांट्स, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स नियर द शोर लाइन्स. ओपन वाटर में देखें तो जो डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. मोस्ट ऑफ दीज फाइटोप्लैंक्टन्स ये माइक्रोस्कोपिक हैं जो कि फ्लोट करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. एंड मोस्ट प्रोड्यूसर्स दे कैप्चर सनलाइट टू मेक फूड in themselves by the process of photosynthesis. So पहला कंपोनेंट जो है बायोटिक फैक्टर का वो है प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स. दूसरी क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल्स, कंज्यूमर्स या अदर फीडर्स जिसको कहते हैं. इसमें पहला आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं. जो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं दे आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स. इनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं. ठीक है. सो दे आर दोज दैट ईट प्रोड्यूसर्स एज द सोर्स ऑफ फूड. सो दे आर दी हर्बीवोर्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं. दे ईट दी अदर एनिमल्स. टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं. दे आर लार्ज कार्निवोर्स दैट फीड ऑन दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स. क्वाटनरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं. और ऑमनीवोर्स जो है उनकी मिक्स्ड डाइट है. जैसे वी ह्यूमन बींग्स वी आर ऑमनीवोर्स बिकॉज वी आर फीडिंग ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स. नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देके हम इसको देखो कर सकते हैं. जैसे ग्रास है, ग्रास पे फीडिंग जो है वो ग्रास हॉपर की हो रही है. ठीक है. ग्रास हॉपर पे सपोज फीड जो है वो फ्रॉग कर रहा है. फ्रॉग जो है दैट इज ईटन अप बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन अप बाय पीकॉक. ठीक है. तो ये सपोज एक एग्जांपल है स्टूडेंट. तो इसमें ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया. ग्रास हॉपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर. फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर. स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर. और पीकॉक क्या है? दिस इज द क्वाटनरी कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स में एनिमल्स आ गए. दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोटिक फैक्टर्स का या इकोसिस्टम का, दैट इज द डीकम्पोजर्स. मोस्टली सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर्स दैट recycle organic matter in the ecosystems. They do this by breaking down or biodegrading dead organic matter to get nutrients and releasing the resulting simpler inorganic components into the soil and water where they can be taken up as nutrients by the producers. अब देखो स्टूडेंट एक प्लांट बॉडी कैसे तैयार हुई है? प्लांट बॉडी जो तैयार हुई है दैट इज बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ हुए, इट हैज़ एंटर्ड इनटू द प्लांट बॉडी और प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आए. तो इस तरीके से हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वी आर टेकिंग फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. तो जब प्लांट्स की डेथ होती है या एनिमल्स की डेथ होती है तो ये जो डेड बॉडीज होती हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स की, दे आर एक्टेड बाय दीज डीकम्पोजर्स, ताकि ये जो हमने न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ किए हैं फ्रॉम दी सॉइल वो अपॉन द डेथ ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दे शुड मूव बैक इनटू दी सॉइल, ताकि ये जो साइकिल है दैट शुड बी मेंटेन्ड. जैसे हमने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम सॉइल से, वी आर टेकिंग कार्बन फ्रॉम द एयर और वी आर टेकिंग फॉस्फोरस और अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अपॉन द डेथ ऑफ
plants and animals, our dead bodies, they will be acted by these decomposers, ताकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने विड्रॉ किए हैं फ्रॉम दी सॉइल, दे शुड रिटर्न बैक इनटू दी सॉइल, ताकि एक जो साइक्लिक मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का वो मेंटेन रहे। तो डीकम्पोजर्स जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअली ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, दे आर मेकिंग देम रिटर्न बैक इनटू दी सॉइल। So students, this was all about the various abiotic and biotic factors of the environment। तो अगर क्वेश्चन abiotic factors के ऊपर इंडिविजुअली आ जाए या biotic factors के ऊपर आ जाए या फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाए, बिकॉज इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन यूनिट है एंड इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, देन यू शुड राइट द सेम आंसर, दैट इज द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, with this the topic is complete. Now in our next lecture we will study about what are the various adaptations which are present in plants and animals. Till then students, thank you.